Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics. Guys, हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था विच वॉज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए थे। आज हम प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड जो हमें 3 कंसेप्ट्स बताए गए थे, आपको एक हिंट दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, विच वॉज टीपी, एपी एंड एमपी, यानी कि 3 धारणाएं जो आपको बताई गई थी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की। आज हम इन्हीं तीनों कंसेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो देखते हैं कि सबसे पहला यानी कि टोटल प्रोडक्ट जिसे कुल उत्पाद कहा जाता है वो क्या होता है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात कर रहे हैं, हम अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो टोटल प्रोडक्ट होता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक प्रोड्यूसर के द्वारा कितनी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं। एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। अब देखो, हम बेसिकली जो ये 3 धारणाएं पढ़ते हैं ना, वो ज्यादातर शॉर्ट रन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए हमें जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई हैं। अब देखो, शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में ही है ना कि हमारे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और बाकी फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास ये एवरेज और मार्जिनल का अलग अलग कंसेप्ट आएगा वो शॉर्ट रन कंसेप्ट्स में आता है, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ध्यान में रखें तो लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर हमारी वेरिएबल फैक्टर है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो कि हम जब 1 लैंड और 1 लेबर का यूज कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट ऑफ लैंड एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर का यूज कर रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इतना है, यानी कि 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम उसी लैंड पर लेबर की ज्यादा यूजेज करते चले जाएंगे, देखो एक टाइम के लिए हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा। देखो 2 से 5 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, देन 11 से 12 हो रहा है। अब इसके बाद देखो 12 से इंक्रीज नहीं हुआ है, 12 का 12 ही रहा है, और 12 के बाद 11 यानी कि रिड्यूस हो गया है। तो देखो, इसे वैसे तो हम आगे चलकर हमारे लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी ये कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन अभी आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है, तो हम इसे फिलहाल यूटिलिटी के कंसेप्ट से समझेंगे कि जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, एक बार जब हमें खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, भूख भी लगी होती है, तो एक बार यूटिलिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे खाना खाते हैं पेट भरता चला जाता है, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब हम लेबर की यूजेज बढ़ाते हैं, मतलब जब हम हमारे वेरिएबल फैक्टर की यूजेज बढ़ाते हैं, तो एक बार के लिए हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और हम जब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर से मिलने वाला टोटल प्रोडक्शन को जब हम देखते हैं तो वो हमारा टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। आई होप कि ये टोटल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था और जो ये यहाँ पर टेबल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया गया है वो आपको समझ आया होगा। अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट और marginal production is the change in the total product due to the application of one more और लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब देखो, फिर से मैं कहूंगी कि आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट अपने दिमाग में लेकर आओ। अगर आपको उस वक्त मार्जिनल का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था वो याद है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से
हम बोल सकते हैं कि जब हम परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई का या एक कम इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से जो टीपी में यानी कि कुल उत्पाद में यहां पर यूटिलिटी की जगह उत्पाद ने ले ली है, तो कुल उत्पाद में जो अंतर हमें देखने को मिलता है उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। देखो वही फॉर्मूले हैं जो मैंने उस वक्त लिखे थे, सिर्फ हल्का सा चेंज है। यहां पर मैंने P लिख दिया है जबकि वहां U लिखा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर मैंने वेरिएबल फैक्टर लिखा है इस फॉर्मूले में, जबकि वहां पर मैंने चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q लिखा था, यानी कि क्वांटिटी लिखा था। लेकिन क्योंकि यहां पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हम इसे टोटल प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। अब देखो ये समझो कि ये क्या है। देखो टीपी वही लिखा है मैंने जो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड पर लिखा हुआ था। अब देखो एमपी, अब डेफिनेशन दिमाग में रखो, मैंने क्या बोला कि जब एक और अतिरिक्त इकाई का हमने यूज किया तो हमें क्या चेंज देखने को मिला। हमने फर्स्ट जो बनाया था वो बनाया था कि जब लैंड 1 है और लेबर श्रम का हम 1 यूनिट अगर यूज कर रहे हैं तो हमें टीपी 2 मिलता है। अगर मैं लैंड पहले 1 यूनिट मेरे पास थी लेकिन मैं किसी भी लेबर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो इसका मतलब मुझे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो एमपी क्या आएगी, 2 ही आएगी ना, क्योंकि चेंज 2 का है। फिर देखो चेंज 3 का है, फिर देखो चेंज 4 का है, बिल्कुल इसी तरीके से चेंज 2 का है, बिल्कुल इसी तरीके से चेंज 1 का है, देन 0 का चेंज है और देन -1 है। अब देखो अगर मैं सिर्फ एमपी को ध्यान में रखकर पढ़ूं तो देखो एमपी पहले बढ़ रहा है और पॉजिटिव भी है। एमपी पॉजिटिव तो है लेकिन कम हो रहा है, एमपी 0 हो रहा है और एमपी नेगेटिव हो रहा है। जो यूटिलिटी वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो हमने ये वाला पढ़ा था, यानी कि 4 से लेकर -1 वाला यूटिलिटी वाला कंसेप्ट जो हमारे कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमने ये वाला पढ़ा था। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो मार्जिनल चेंजेस देखने को मिलते हैं वो पहले बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं लेकिन पॉजिटिव ही रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे 0 होते हैं और फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन ली है नहीं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर लैंड पर, तो पहले हमें बढ़ते हुए क्रम में फायदा मिलेगा, फिर वो फायदा धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। देन एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जमीन भी अगर बंजर हो जाएगी तो लेबर का जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चलती जाएगी। अब देखो एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ दी वेरिएबल फैक्टर। उसमें भी आपको यूटिलिटी में भी ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, जिसमें हम पर यूनिट से डिवाइड कर रहे थे टोटल को, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, पर यूनिट प्रोडक्शन है लेकिन वो पर यूनिट हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर से, इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है टीपी डिवाइडेड बाय एल। एल का मतलब यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। तो औसत उत्पाद कैसे निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 3। देन इसी तरीके से हम रेस्ट को भी जब रिस्पेक्टिव लेबर के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है, औसत उत्पाद जो है, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको एपी और एमपी इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कहूं तो देखो क्या ये कभी 0 आया, एमपी की तरह नहीं आया, तो नेवर 0, इट इज नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं होता, और ना ही ये एमपी की तरह नेगेटिव आया है, इसलिए ना ही ये कभी भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। अब हमारे पास ये जो नया टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। देखो मैंने एमपी लिख लिया,
और एपी लिख लिया। एक संबंध हम अभी अभी पढ़े हैं, हमने अभी अभी देखा है कि इन दोनों में भी इसमें नेवर जीरो और हमेशा पॉजिटिव वाला कंसेप्ट था, कभी भी नेगेटिव नहीं होता या माइनस में नहीं जाता, लेकिन इसमें ये कंसेप्ट है। तो देखते हैं कि हमें और क्या रिलेशनशिप बता रखे हैं। दोनों का अनुमान टीपी की सहायता से लगाया जा सकता है। हमने फॉर्मूले देखे हैं। एमपी का हमने क्या किया था, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल, और एपी का हमने क्या किया है, टीपी अपॉन एल। तो इसका मतलब दोनों को टीपी के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। जब एपी और एमपी बदलते हैं तो एमपी अधिक तेजी से बढ़ते हैं। जब एपी और एमपी बढ़ते हैं तो एमपी अधिक तेजी से बढ़ता है। देखो इन पॉइंट्स को बढ़ रहा है इन दोनों में, लेकिन देखो इसमें 0.5 का फर्क है, लेकिन इसमें 1 का फर्क पड़ गया। इसमें फिर से 0.5 का फर्क है, लेकिन इसमें फिर से 1 का फर्क है। इसका मतलब एमपी और एपी जब दोनों बढ़ते हैं तो कौन ज्यादा तेजी से बढ़ता है, कौन फास्टर रेट से बढ़ रहा है, एमपी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जब एपी घटता है तब एमपी भी घटता है, परंतु एमपी अधिक तेजी से घटता है। अब देखो ये घटने वाला कंसेप्ट, ये वाला घट रहे हैं, इसमें तो 0.3 का ही चेंज आया, लेकिन इसमें देखो 2 का चेंज आ गया। तो इसका मतलब एमपी अगर बढ़ रहा है तो एपी से फास्टर रेट पर बढ़ता है, एमपी अगर कम भी हो रहा है तो एपी से फास्टर रेट पर ही वो कम होगा। इट डिक्रीजेज एट फास्टर रेट एंड इंक्रीजेज एट फास्टर रेट। दोनों केसेस में ही रेट फास्टर है एमपी का एपी के मुकाबले। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जब औसत उत्पाद अधिकतम या स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। ये हमें डायग्रामेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं ब्रीफ किया गया है, लेकिन जब धीरे धीरे 3 से 2.7 हो रहा है तो देखो ये भी तो 4 से जब 2 हो रहा है तो बीच में 3 पॉइंट को तो ये भी क्रॉस कर रहा है ना एमपी भी। इसीलिए इसे हम अगर इस तरीके से डायग्रामेटिकली देखें तो ये वो पॉइंट है जब दोनों 3 के बराबर हैं। इस तरह का जब ये कंसेप्ट हमारे पास बनेगा, जब हम इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा जहां पर एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर आएंगे। एपी is always positive but MP can be positive, 0 and negative। ये पॉइंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर हम डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम्स जो हैं वो AP और MP की बनाई जा सकती हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से एक और रिलेशनशिप जो है टीपी और एमपी के बीच, यानी कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध होता है। देखो ये टीपी वही लिखा है जैसे पहले मैंने लिखा था, और ये एमपी भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा गया है। देखो सबसे पहला रिलेशनशिप, जब तक सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है ना। ये देखो 2, 4, 2, 3 एंड 4 ये बढ़ रहा है, लेकिन रेट भी फास्टर है। तो इसलिए एमपी जब पॉजिटिव है और बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ती हुई दर से, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। लेकिन जब सीमांत उत्पाद घटना शुरू हो जाता है लेकिन पॉजिटिव ही रहता है तो यहाँ पर टीपी बढ़ तो रहा होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा होता है, डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहूंगी। व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, तो टीपी इंक्रीज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है। जब सीमांत उत्पाद घटना शुरू हो जाता है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन धनात्मक है, तो कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीमांत उत्पाद के 0 होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है। व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0, देखो तब टीपी मैक्सिमम है, 12 मैक्सिमम है।
अब देखो, जब एमपी ऋणात्मक है तब टीपी गिरना शुरू हो जाता है, जब एमपी नेगेटिव होना शुरू हो गया तो टीपी भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को लेकर। अब अगर हम इसे भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो देखो कुछ इस तरह से ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें ये देखो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जब ये कम हो रहा है लेकिन स्टिल ये बढ़ रहा है, और ये देखो जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, और जब ये नेगेटिव हो गया तो ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो आई होप कि आज का जो ये सेशन था जिसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस किए प्रोडक्शन के, ये कंसेप्ट भी आपको समझ आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।